हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे अबाउट आवर नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हमारा होगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो अब तक के हमने बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किया है और बहुत ही शानदार तरीके से हमने अब तक के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। इन द अपकमिंग पार्ट्स विल बी कंप्लीटिंग द चैप्टर, कंप्लीट पूरा हो जाएगा एंड देन आफ्टर दैट ऑफ कोर्स वन शॉट लेक्चर रिलीज होगा एंड विद दैट अलॉन्ग विद इट पीवाईक्यूज का लेक्चर भी एक बनेगा, जिसमें हम जैसे कि पिछले चैप्टर्स में भी हमने किया है पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे फ्रॉम 2024 टू 2010। इधर तक के 15 सालों का हम क्या करेंगे, अच्छे से पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। और ये पीवाईक्यूज का लेक्चर आई थिंक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स है पीवाईक्यूज पे, बट ऑप्शंस हर जगह पे एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी हो जाता है कि दिस ऑप्शन अगर वाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट एंड इफ नॉट वाई इट इज नॉट करेक्ट। आपको रीजन पता होना चाहिए कि इस ऑप्शन को हम कैसे डिक्लाइन कर सकते हैं, इस ऑप्शन को हम कैसे मान सकते हैं। तो उसमें मैंने हर एक चीज को डिटेल में समझाया है। यू शुड एंड यू मस्ट वॉच द पीवाईक्यूज लेक्चर। स्टार्ट करते हैं विद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। आज के लेक्चर में तो विल बी जस्ट टॉकिंग अबाउट कि प्रोटीन्स किस तरीके से प्रोटीन्स का है। आगे लिंकेजेस के बारे में बात करेंगे हम आगे, ठीक है। लिंकेजेस वाला जो पार्ट दिया है, बॉन्ड लिंकिंग कैसे करते हैं, वो कौन से बॉन्ड्स है, ये मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरीके से बता चुकी हूं, लेकिन इस लेक्चर का क्योंकि ये पार्ट है हम फिर से इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते विद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। हमने अब तक ये क्या देखा कि प्रोटीन्स जो होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, पॉलीपेप्टाइड। क्यों पॉलीपेप्टाइड बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स मिलते हैं। अब ये जो है ना अमाइनो एसिड से बनता है और ये कैसे टाइप का है, हेट्रोपोलीमर है। आई होप ये सारी चीज तो बहुत ही आपकी बेसिक नॉलेज होगी या फिर बायोमोलिक्यूल्स के स्टार्टिंग लेक्चर्स में हमने समझ लिया होगा। अब जो प्रोटीन्स होता है इनका बाइंडिंग किस तरीके से किया जाता है और ये प्रोटीन्स किन किन स्ट्रक्चर्स में हमें मिलते हैं, इसके बारे में इस लेक्चर में बात किया गया है। अब देखो, प्रोटीन्स एज मेंशन्ड अर्लियर आर हेट्रोपोलीमर्स कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड्स। इनके पास में क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड्स। लाइक दिस अमीनो एसिड इज प्रेजेंट विद अनदर अमीनो एसिड। क्यों मैं अलग अलग कलर में बना रही हूं? बिकॉज दैट इज अ हेट्रोपोलीमर एंड दैट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ द सेम टाइप ऑफ अमीनो एसिड। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स देखे जाते हैं। कहीं पे ग्लाइसिन लगाए, कहीं पे वैलिन लगाए, कहीं पे प्रोनिन लगाए, कहीं पे सिस्टीन है, कहीं पे सिस्टाइन है। देयर आर एन नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स। और जो अमीनो एसिड्स हमें प्रोटीन्स में मिलते हैं कितने टाइप्स के हैं, वो देयर आर ओनली 20 अमीनो एसिड्स दैट आर सीन इन प्रोटीन्स। बाकी के अमीनो एसिड्स न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह काम करते हैं, कुछ हार्मोन की तरह काम करते हैं, कुछ एंजाइम की तरह काम करते हैं, बट प्रोटीन्स में जो मिलते हैं वो हमें 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स मिलते हैं। इसके अंदर से बहुत सारे अमीनो एसिड्स का हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्क्रिप्शन कर लिया है। जो फर्स्ट लेक्चर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसे जाके देखो, देन यू विल अंडरस्टैंड कितने अच्छे तरीके से प्रोटीन्स कौन से हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से बॉन्ड होता है, एवरीथिंग आज के लेक्चर में भी हम बात करेंगे। लेकिन जो एक लिस्ट का एग्जांपल्स का लिस्ट मैंने बताया था वो फर्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा। सो प्रोटीन्स एज मेंशन्ड अर्लियर, दीज आर हेट्रोपोलीमर्स कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि अब स्ट्रक्चर के ऊपर हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग वे से हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम केमिकल फॉर्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, उसे हम बता देते हैं नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ MgCl2, दिस इज NaCl। ये उनका स्ट्रक्चर हो जाता है। द स्ट्रक्चर इनवेरिएबली रिफर्स टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बस वही उनका स्ट्रक्चर हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट जो होते हैं, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो वहां पे आप देखो कि ज्यादातर के नॉर्मल इक्वेशन नहीं बनी रहती है कि H2O के साथ में CO2 मिला दिया तो कुछ बन गया, नहीं। वहां पे हमेशा यू विल सी क्या होता है, देयर इज ऑलवेज दिस थिंग जहां पे स्ट्रक्चर बता दिया है। जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल बेंजीन का स्ट्रक्चर बता दिया है, उसके साथ पे H2O ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से आपके पास में ज्यादातर स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में होते हैं। सो दे राइट अ 2-डायमेंशनल व्यू ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हाइल रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, तो यहाँ पे 2 डायमेंशन का स्ट्रक्चर भी मैंने बता दिया, नैफ्थलीन हो जाता है। नाउ फिजिसिस्ट, जब हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, दे कॉन्ज्यूर अप द 3-डायमेंशनल views of the molecular structures, while biologists जो physicist होते हैं बेसिकली वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसका बॉन्ड इसके साथ में ही क्यों हुआ और वो बॉन्ड किस तरीके से प्रेजेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो क्यों इस तरीके से बॉन्डिंग हुई है, उसका 3-डायमेंशनल व्यू समझने का कोशिश करते हैं, जिसके अंदर लोग बॉन्ड एंगल्स देखते हैं, बॉन्ड लेंथ देखते हैं, एवरीथिंग, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये सब वो लोग जानने की कोशिश करते हैं।
करते हैं। जब बायोलॉजिस्ट की बात करें तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये भी आप लोग को एक तरीके से ये ठीक है सीक्वेंस पता होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक वाले नॉर्मल केमिकल फॉर्मूला को बताते हैं, 2 डायमेंशनल व्यू ऑर्गेनिक वाले बताते हैं, फिजिक्स वाले दे कॉन्ज्यूअर अप द 3 डायमेंशनल व्यू, एंड वेयर एज द बायोलॉजिस्ट जो होते हैं दे डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल्स। किसी भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताना है तो 4 लेवल्स पे बात करते हैं। कौन से है वो 4 लेवल्स? फर्स्टली यू हैव प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज नथिंग बट इस तरीके का लगा हुआ स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर एक प्रोटीन, यहाँ पर एक अमाइनो एसिड है, देन अमाइनो एसिड है, देन अमाइनो एसिड है, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है, बस ये हो जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंड आ जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपको 2 तरीके के दिए हुए हैं। लेट्स डिस्कस इट अगेन इन अ बेटर वे। देखो, पहला बताया है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर? सिंपल अमाइनो एसिड्स जो है लाइक प्रोलीन मैंने बना दिया, यहाँ पे ग्लाइसिन लगा दिया, यहाँ पे वैलिन लगा दिया, इस तरीके के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते, कोई एक भलता अमाइनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके बारे में आपको क्या बताया है कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये जो अमाइनो एसिड्स के बने हुए प्रोटीन्स होते हैं, इसका एक टर्मिनल होता है एन टर्मिनल, एक टर्मिनल होता है, और एक साइड का जो टर्मिनल होता है उसे वी कॉल इट एज सी टर्मिनल। सी टर्मिनल क्यों बोला गया है? कमिंग बैक टू द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, कार्बन लगा है, एक साइड लगा होता है COOH, एक जगह लगा होता है NH2, इसे हम कहते हैं अमाइन ग्रुप, और इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप या फिर एसिडिक ग्रुप। ऊपर एक जगह लगा होगा हाइड्रोजन और नीचे की तरफ लगा होगा R, जो कि वेरिएबल होता है, चेंज होता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें अबाउट एलेनिन ये क्या है? एक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड है, इसके अंदर R जो होता है दैट इज CH3 मिथाइल ग्रुप। तो ये R कैसा होता है? वेरिएबल होता है। इसके बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझा है। तो क्या होगा, ऐसे एक अमाइनो एसिड है, ऐसा एक अमाइनो एसिड है, ऐसा एक और एक अमाइनो एसिड यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर एक और एक अमाइनो एसिड आ जाएगा। तो इस तरीके का क्या होगा, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है। अब इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। बॉन्ड फॉर्म होने के लिए आप लोग पहले तो ये समझ लो कि व्हाट इज दिस। ये नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी होता है, तो ऊपर एक हाइड्रोजन होगा, नीचे एक हाइड्रोजन होगा। फाइन, ऊपर एक हाइड्रोजन होगा, नीचे एक हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर COOH है, किस तरीके से लगा है COOH? डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OH, बस यही हो जाता है COH। जब आप यहाँ पर देखो तो ये जो H2O है ये पूरा रिमूव हो जाता है। समझ में आया? ये H2O पूरा रिमूव हो जाता है। यहाँ पर एक बॉन्ड बच गया है कार्बन का, यहाँ पर एक बॉन्ड बच गया है, तो इसे हम कहते हैं CONH। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इधर पे बॉन्ड इस तरीके से बनता है, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड O के साथ था, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O के साथ था, एंड यहाँ पर नाइट्रोजन का एक बॉन्ड बाकी रह गया था, ऊपर H था, यहाँ पर एक बॉन्ड बाकी रह गया था, बस यही बॉन्ड जो फॉर्म हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज द पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है यहाँ तक के? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक टर्मिनल को हमने एन टर्मिनल क्यों बोला? बिकॉज यहाँ साइड नाइट्रोजन फ्री दिखाई दे रहा है और यहाँ साइड कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री दिखाई दे रहा है, तो उसको हमने नेम कर दिया एज एन टर्मिनल एंड द राइट साइड इज दी सी टर्मिनल। तो यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ये हो जाता है। फिर बात करते हैं अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको 2 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, ठीक है, एंड द फर्स्ट इज, एक तो हो जाता है हेलिकल स्ट्रक्चर, पहला है हेलिकल स्ट्रक्चर, दूसरा है बीटा प्लीटेड। सब समझ में आएगा आज के लेक्चर में, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। चैप्टर हलवा है, देखने का आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अगर यू आर टेकिंग दिस चैप्टर एज अ चैलेंज, ठीक है, चैलेंज की तरह ले लो आप इस चैप्टर को, तो क्या होगा, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स, यू विल ट्राई टू फिगर आउट थिंग्स। लेकिन अगर आप पहले ही डर के बैठ जाओगे कि यार ये चैप्टर में तो इतने एंड नंबर ऑफ केमिकल्स दिए हुए, उनके स्ट्रक्चर्स दिए, यार डीएनए का स्ट्रक्चर कोई कैसे पढ़ सकता है, हेलिकल स्ट्रक्चर्स क्या होता है, तो आप उधर ही अटक जाओगे, नहीं कर पाओगे इस चैप्टर को। तो यहाँ पे आपको टेक दिस चैप्टर एज अ चैलेंज, इसे करो। इसका मैंने इंपॉर्टेंस बताया है। इस चैप्टर को आपको ऑर्गेनिक में भी काम आता है, बिकॉज आपके 11th स्टैंडर्ड के सेकंड पार्ट में आपको बायोमोलिक्यूल्स करके एक चैप्टर है, वहां पर काम आएगा, यहाँ पर भी काम आएगा। एक चैप्टर करने से अगर आपके 2 सब्जेक्ट का कुछ पार्ट ईजी हो रहा है, देन व्हाई नॉट डू इट, ठीक है, तो कर सकते हैं इसे। हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, इधर पे इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देता है, और ये हो जाता है आपका हेलिकल स्ट्रक्चर। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है, हेलिक्स बन रहा है। हेलिक्स मतलब आप कैसे इमेजिन कर सकते हो, जो बड़े बड़े घरों में, बंगलोज में जो
स्टेयरकेस होता है, स्टेयरकेस कैसा जाता है, ऊपर की तरफ इस तरीके से घूमता हुआ जाता है, मतलब इस तरीके से घूमता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज दी स्टेयरकेस स्ट्रक्चर या फिर हेलिकल स्ट्रक्चर। बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर में क्या होता है, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर में एक्चुअल में क्या होगा, एक स्ट्रक्चर इस तरीके से जा रहा है, दूसरा स्ट्रक्चर इस तरीके से जा रहा है, तीसरा स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे ऐसे। तो मतलब कि ये एक स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर था, ये एक स्ट्रक्चर, एक प्लेट हो गई, यहाँ पे इसकी दूसरी प्लेट हो गई, फिर एक स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट होगा। तो ये आप लोगों को कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सही से गैस करने की ट्राई करो। ये स्ट्रक्चर जब आप फैन बनाते थे ना, फैन बनाते थे, जापानीज फैन या फिर चाइनीज फैन जिसे हम कहते हैं, वो फैन कैसा होता है, प्लीटेड होता है। उसको हम एक साइड ऐसे फोल्ड करते, फिर एक साइड ऐसे फोल्ड करते, फिर तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है यही है वो स्ट्रक्चर। तो इसे हम कह देते हैं बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। तो दो तरीके का सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग कह सकते हो, वो दो तरीके से देखी जाती है। एक तो हेलिकल, सिंपल हेलिक्स बना रहा है, और या तो फिर बीटा प्लीटेड बना रहा है। थर्ड आ जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर इसको पूरा फोल्ड किया जाता है। टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर में इसको फोल्ड कर दिया जाता है। किसको फोल्ड कर दिया जाता है, सिर्फ नॉर्मल आपका जो प्राइमरी अमाइनो एसिड है उसको सिर्फ फोल्ड करके नहीं रख दिया जाता है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना है, जो हेलिकल स्ट्रक्चर बना है, ये पूरा एक आप समझो थ्रेड हो गया है अब, ठीक है। इसके अंदर ही क्या प्रेजेंट है, आपके हेलिकल प्रेजेंट है। तो इसको हमने क्या कर दिया, बाइंड कर दिया। इस तरीके से जब हम इसको बाइंड कर देते हैं, इस तरीके से जब हम बाइंड कर देते हैं, नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टर्शरी स्ट्रक्चर। ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर हुआ है, इसको अगर आप ओपन करोगे तो आपको पहले क्या मिलेगा, हेलिकल स्ट्रक्चर मिलेगा, या तो फिर बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर दिखाई देगा। क्यों बीटा प्लीटेड दिखाई देगा, बिकॉज जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का बाइंडिंग होता है। वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बाइंड करके टर्शरी स्ट्रक्चर बनाया जाता है, नॉट द प्राइमरी स्ट्रक्चर। समझ में आया यहां तक के। अब फोर्थ आ जाता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है, जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, जो टर्शरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट था इस तरीके से, उसको हमने और थोड़ा सा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में, उसमें हमने क्या कर दिए, और यूनिट्स ऐड कर दिए। तो मतलब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, ठीक है, यूनिट्स ऐड हो जाते हैं, या तो इस तरीके से या तो फिर लीनियर चेन में ऐड हो जाते हैं। ये सब अपने आप में एक प्रोटीन है, ठीक है, ये अपने आप में क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड है। तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, या तो इसको हमने लीनियर ऐड कर दिया, ये पूरा एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड है। क्यों इसको हमने लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड कह दिया, बिकॉज ये खुद टर्शरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, मतलब कि वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। इसको अगर आप ओपन करोगे तो पहले, ये पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप ओपन करोगे तो पहले तो आपको टर्शरी स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसको ओपन करोगे तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखाई देगा, उसे ओपन करोगे तो फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यहां तक के क्लियर है सब लोग को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, या तो इसको क्यूब फॉर्म में ऐड कर दिया है, या तो इसको क्यूबिक फॉर्म में ऐड कर दिया है, या तो फिर लीनियर फॉर्म में ऐड कर दिया है सारे पॉलीपेप्टाइड्स को। तो क्या हो गया, ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हो गया। वही यहाँ पर डिस्कस किया गया है। लेट्स रीड नाउ द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड्स, दैट इज द पोजिशनल, जस्ट अ सेकेंड, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है, दैट इज द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन। जो पोजिशन, हर एक पोजिशन पे कौन सा इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है वो कौन डिटरमाइन करेगा, दैट इज द अमाइनो एसिड। सो विच इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड, विच इज द सेकेंड, एंड सो ऑन इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो मतलब हमें अगर सीक्वेंस पता करना है किसी भी प्रोटीन का, तो व्हाट स्ट्रक्चर वी नीड टू रेफर, हमें कौन सा स्ट्रक्चर देखना चाहिए उसका, नॉट द क्वार्टरनरी, नॉट द टर्शरी, नाइदर सेकेंडरी, हमें देखना रहेगा प्राइमरी स्ट्रक्चर, बिकॉज वहां पे ही हमें क्या मिलेगा, एक लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जहां पर वी कैन इजीली अंडरस्टैंड सीक्वेंस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोटीन। तो क्या जरूरी होगा इन दैट केस, प्राइमरी स्ट्रक्चर जरूरी होगा। 9.3a देखेंगे उसे, ठीक है। द प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड द राइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द लास्ट अमाइनो एसिड। जो हम प्रोटीन्स कभी भी ड्रॉ करोगे तो फर्स्ट अमाइनो एसिड ऑन द लेफ्ट साइड एंड लास्ट अमाइनो एसिड ऑन द राइट साइड। तो अगर आप कहीं पर भी प्रोटीन का सीक्वेंस पढ़ रहे हो तो यू हैव टू रीड इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट एंड द राइट side end is the last protein, last amino acid. तो the first amino acid is also called as the N terminal, ठीक है। फर्स्ट अमाइनो एसिड को हम N terminal कह देंगे, लास्ट अमाइनो एसिड को C terminal कह देंगे। अब यहाँ पर 4.3a में आना है, 9.3a में। तो देखो दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे मैंने बताया यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, C है यहाँ पर,
यहाँ पे देखो कार्बन है, इसके एक साइड R ग्रुप जुड़ा है, एक साइड हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है, एक साइड N ग्रुप जुड़ा है, और यहाँ पर क्या जुड़ा होगा, COOH ग्रुप जुड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली इन्होंने जो है एक साइड N टर्मिनल देना चाहिए था, तो यहाँ पे C टर्मिनल दिया है, वेरएज ऑन दिस साइड यहाँ पर क्या आ जाएगा, N टर्मिनल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे C टर्मिनल है। तो ये आप लोग को समझना है कि इनके बीच में जो स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ये पिछले लेक्चर्स का है, इनके बीच में जो स्ट्रक्चर्स बताया हुआ है, यहाँ पर N अगर प्रेजेंट है तो दैट मीन्स कि यहाँ साइड पे N टर्मिनल होगा, यहाँ साइड पे N टर्मिनल होगा, विच इज नॉट द केस एज गिवन इन थ्योरी। आपकी थ्योरी में बताया है लेफ्ट साइड वाला N टर्मिनल है, राइट। थ्योरी में क्या बताया है, द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द N टर्मिनल एंड द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड। द लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड, जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा दैट इज द N टर्मिनल एंड द राइट वाला इज C टर्मिनल। लेकिन आपके फिगर में जो लेफ्ट साइड है वो कौन सा टर्मिनल दिया है, कार्बन टर्मिनल या फिर C टर्मिनल बताया है। क्लियर है यहां तक के। अब क्या होगा यहाँ पर, बेसिकली देखो, वी हैव फाइन, ओके। So the protein thread does not exist throughout as an extended rigid rod. प्रोटीन इस तरीके से प्रेजेंट कभी नहीं होता। मैंने बताया है किस तरीके से प्रेजेंट होगा, उसके बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और वो बॉन्ड्स कैसे होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन डीनेचुरेट हो जाएगा, इसीलिए दे रिक्वायर सम स्ट्रक्चर का, या तो सेकेंडरी या तो बीटा प्लीटेड, ठीक है, या तो फिर टर्शरी स्ट्रक्चर। तो इस केस में क्या होगा, वी कैन जस्ट डू वन थिंग, जहां पे द प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, थ्रू आउट एज एन एक्सटेंडेड रिजिड रॉड, द थ्रेड इज फोल्डेड इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ठीक है, नॉर्मली प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई भी प्रोटीन एग्जिस्ट नहीं करता, उनकी स्टेबिलिटी के लिए उनको हेलिकल स्ट्रक्चर या फिर टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है, लेना पड़ता है। तो हेलिक्स इज नथिंग बट रिवॉल्विंग स्टेयरकेस, आप इमेजिन कर लो। नाउ थ्रेड इज फोल्डेड इन फॉर्म ऑफ व्हाट, हेलिक्स। ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शंस ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स, कुछ पोर्शन ही होता है जो कि हेलिकल फॉर्म में मिलता है, विच इज दिस स्ट्रक्चर जो मैं बता रही हूँ। तो ये स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, इस तरीके से आपका जो प्रोटीन है इस तरीके से फॉलो कर रहा है, फिर यहां से फिर और ऊपर जाके इस तरीके से फॉलो कर रहा है। तो स्टेयरकेस लाइक स्ट्रक्चर बता रहा है। अब ये जो स्टेयरकेस लाइक स्ट्रक्चर है ये कुछ देर के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके आगे देन यू विल गेट द बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, इस तरीके से क्या मिलेगा, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर यहां पर दिखाई देगा, ठीक है। फिर ये हो जाता है आपके दो टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। नाउ दिस इज अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स, कुछ पोर्शन ही होता है। इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व्ड। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट हैंडेड हेलिसेस इन केस ऑफ प्रोटीन्स ऑल्सो, इन केस ऑफ डीएनए ऑल्सो राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। डीएनए का हेलिक्स डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सिंगल हेलिक्स दिखाई देता है। और एक चीज कि यहाँ के बॉन्ड्स के बारे में बात करें अगर हम, ठीक है, इधर पे बॉन्ड्स के बारे में अगर मैं बात करूं, सो फर्स्टली यहाँ पर ठीक है प्राइमरी स्ट्रक्चर है, तो इनके बीच में एक ही तरीके का बॉन्ड प्रेजेंट होगा, दैट विल बी द पेप्टाइड बॉन्ड। एक ही बॉन्ड प्रेजेंट दिखाई देता है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड की बात हो गई। वैसे ही अगर मैं आगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बात करूं तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही, बिकॉज अमाइनो एसिड को क्या करना है, बाइंडेड रखना है। इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होते हैं। क्या कौन से बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस सल्फाइड ब्रिजेस, ठीक है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस क्या मिलती है यहाँ पे, डाइसल्फाइड ब्रिजेस मिलती है, ठीक है। सो डाइसल्फाइड ब्रिजेस। अब ये जो एक्स्ट्रा ब्रिजेस दी गई होगी, ये जो एक्स्ट्रा सल्फाइड बॉन्ड्स दिए गए हैं, इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि जब आप एक सिंगल स्ट्रिंग बना रहे हो वहां पर तो स्टेबिलिटी के लिए पेप्टाइड बॉन्ड है, सारे अमाइनो एसिड्स को एक जगह रखने के लिए। जब आप उसे एक हेलिकल स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हो तो इनके बीच में भी स्ट्रक्चर, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं इस तरीके से। लेकिन जब आप उसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में कर रहे हो, ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में उसको स्टेबिलिटी देने के लिए जो एक्स्ट्रा एक, ठीक है, बॉन्ड आ जाता है, दैट इज डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये बॉन्ड्स मैंने बता दिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अदर रीजन्स ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म्स इन व्हाट इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो अदर होते हैं वो इस तरीके से फोल्ड किए जाते हैं जिसे हम कह देते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और उसके बारे में आपको बीटा प्लीटेड थ्योरी में नहीं दिया है इतना, लेकिन यहाँ पर बताया है बीटा प्लीटेड शीट। ये किस तरीके की शीट बनी है, एक तरीके का इधर पे शीट जा रहा है, दूसरा शीट इधर पर प्रेजेंट है, एक शीट यहाँ पर प्रेजेंट है, दूसरा शीट यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये इस तरीके का फैन लाइक स्ट्रक्चर बता रहा है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज बीटा प्लीटेड।
समझ में आया? देखो यहाँ पर बीटा प्लीटेड का स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि एक स्ट्रक्चर यहाँ जा रहा है, एक स्ट्रक्चर, तो ये आपको समझ में आ रहा है। ये फैन लाइक स्ट्रक्चर मैंने इसे क्यों बोला, समझ में आया यहाँ तक के? आई होप आप लोग को अच्छे से इमेजिन हो रहा होगा। नहीं हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है, कॉमेंट करो। इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ हॉलो वुलन बॉल। वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर है? टर्शरी स्ट्रक्चर है। जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, वुलन बॉल जो हम वूल को पूरा बाइंड कर देते हैं, सेम स्ट्रक्चर, उससे हम टर्शरी कहते हैं, गिविंग राइज टू द टर्शरी स्ट्रक्चर। आई होप इट इज क्लियर टर्शरी स्ट्रक्चर तक, ठीक है। दिस गिव्स अस 3-डायमेंशनल व्यू ऑफ द प्रोटीन। अब उससे 3-डायमेंशनल व्यू मिल जाता है। टर्शरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन्स जो होते हैं क्या हो गए, अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे, टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दोगे तो वो क्या हो जाएंगे? डीनेचुरेट हो जाएंगे। डीनेचुरेट हो जाएंगे मतलब दे विल बी ऑफ नो यूज आफ्टर डीनेचुरेशन। तो उन्हें जो है काफी ज्यादा बाइंडिंग की जरूरत होती है, एंड दैट इज वाई दे एक्वायर टर्शरी स्ट्रक्चर, जिससे उन्हें अच्छी स्टेबिलिटी भी मिल जाती है और वो अच्छी तरीके से काम भी कर सकते हैं, बहुत एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। सो बहुत सारी ऐसी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है जहां पे प्रोटीन्स कौन सा स्ट्रक्चर एक्वायर करते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर एक्वायर करते हैं। अब मेरे पास में इन सब के बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन ये एग्जांपल्स करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको जो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है हीमोग्लोबिन का, बस वही एग्जांपल आपको समझना है, दैट इज इट, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब क्या होगा? द सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड उसके अंदर आ जाते हैं। असेंबली बोला है मतलब उसे असेंबल किया जाता है। यहां से एक वुलन बॉल ले लिया या फिर पॉलीपेप्टाइड ले लिया, यहां से एक टर्शरी स्ट्रक्चर ले लिया, फिर यहां से एक टर्शरी, तो इस एक टर्शरी स्ट्रक्चर यहां पर एक टर्शरी स्ट्रक्चर, देन यहां एक टर्शरी, यहां, तो इस तरीके से इसका असेंबल किया गया है, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? असेंबलिंग ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड इन सब यूनिट्स। द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल folded पॉलीपेप्टाइड्स और सब यूनिट्स आर अरेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो आपको क्या आ जाता है, किस तरीके से, किस मैनर में इसे अरेंज किया गया है। तो अगर आप देखोगे तो कितने टाइप्स दिखाई देते हैं। एक तो लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर्स दिखाई देगा, ठीक है, ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर है, फिर दूसरा टर्शरी स्ट्रक्चर है, तीसरा, तो इस तरीके से लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर्स दिखाई देंगे। और दूसरा या तो फिर दिखाई देगा स्फीयर्स अरेंज्ड वन अपॉन ईच अदर इन फॉर्म ऑफ अ क्यूब और अ प्लेट। या तो इस तरीके का एक प्राइमरी टर्शरी स्ट्रक्चर है, यहां पर इस तरीके का टर्शरी स्ट्रक्चर है, और ये क्या बना देता है? क्यूबिक स्ट्रक्चर को, ठीक है, राइज करता है। दैट इज द आर्किटेक्चर ऑफ अ प्रोटीन अदरवाइज कॉल्ड एज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स थे। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में पूरे टर्शरी स्ट्रक्चर्स को असेंबल किया गया इन डिफरेंट फॉर्म्स। या तो उसको स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कर देंगे, नॉर्मल स्फीयर्स के फॉर्म में लीनियरली, ठीक है, या तो फिर क्या कर देंगे, उसका क्यूब बना देंगे, ठीक है। नाउ अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स। अडल्ट में ह्यूमन कौन सी ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं? हम एडल्ट ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं। जो हीमोग्लोबिन होता है 4 सब यूनिट्स में मिलता है। 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। 2 सब यूनिट सेम होते हैं। कौन से है वो 2 सब यूनिट्स? एक अल्फा सब यूनिट हो जाता है, ठीक है, एक अल्फा सब यूनिट है और एक बीटा सब यूनिट है। इन केस ऑफ इन्फेंट्स के केस में बीटा नहीं प्रेजेंट होता है, गामा सब यूनिट प्रेजेंट होता है। कौन सा सब यूनिट प्रेजेंट होता है? गामा। अब ये आप लोग को मैं क्यों बता रही हूं? बिकॉज इन योर एनसीईआरटी यहां पे बताया है एडल्ट। अगर इस वर्ड को चेंज कर दिया, इन्फेंट ह्यूमन बॉडी कर दिया, इन्फेंट हीमोग्लोबिन कर दिया, देन द स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। यहां पे अल्फा और बीटा नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ इन्फेंट्स अल्फा और गामा मिलता है। समझ आ गया है? सो दीज टू आर आइडेंटिकल। कौन से 2 आइडेंटिकल होते हैं? 2 अल्फा सब यूनिट्स प्रेजेंट है, 2 बीटा सब यूनिट्स प्रेजेंट है, 2 अल्फा है, दोनों ऑफकोर्स कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे। तो सपोज करते हैं, ठीक है, हम क्या बना रहे हैं? वी आर मेकिंग हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से क्या होगा, ठीक है, एक स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रेजेंट है, दिस इज अल्फा सब यूनिट्स, ठीक है, और 2 स्ट्रक्चर इधर पे इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है, दीज आर बीटा सब यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग इनके बीच में बन रही है, यहाँ पर इनके बीच में बॉन्डिंग बन रही है, यहाँ पर इनके बीच में बॉन्डिंग बन रही है। बस इसी स्ट्रक्चर को क्या कह देते हैं? हीमोग्लोबिन। सो द 2 सब यूनिट्स ऑफ अल्फा टाइप एंड 2 सब यूनिट्स ऑफ बीटा टाइप टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमन हीमोग्लोबिन, दैट इज HB। समझ में आया HB का स्ट्रक्चर? बस सिंपल आपको इतना ही समझना है। हीमोग्लोबिन का पूरा स्ट्रक्चर नहीं निकालते बैठ जाना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे आप करते हो, वैसे आपको बिल्कुल करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे इतना ही समझना है। इस डायग्राम को अगर मैं समझा दूं कि ये क्या बना रहा है, ऑफकोर्स दिस इज मेकिंग अ हेलिक्स, जो कि स्टेयरकेस लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है नॉर्मली पूरा फोल्डेड होता है लाइक अ वुलन बॉल, और यहाँ पर बताया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ऑलराइट,
तो यहाँ पे क्या देखा जा सकता है दैट वी हैव द टर्शरी स्ट्रक्चर्स ओवर हियर, ठीक है। एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स में भी मैंने आपको बता दिया हाउ डज द टर्शरी स्ट्रक्चर्स वर्क। ये होते हैं इस तरीके से, एक तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन गया। जब इनका ये जो स्ट्रक्चर्स बने हैं ईच ऑफ देम इज टर्शरी स्ट्रक्चर, लेकिन जब इनको भी हम मिला देते हैं देन एवरी यूनिट इज कॉल्ड एज व्हाट, सब यूनिट। ये क्या है, फर्स्ट सब यूनिट, ये है सेकेंड सब यूनिट, थर्ड सब यूनिट एंड फोर्थ सब यूनिट। तो ये सब मिलके जो है नाउ दे हैव फॉर्म व्हाट, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का कैसा रहता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बेसिकली सब यूनिट से बनता है विच देमसेल्व्स आर टर्शरी प्रोटीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो वी हैव हियर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड द डाइसल्फाइड बॉन्ड इज सीन इन टर्शरी स्ट्रक्चर। ये मैंने बता दिया। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये एक पूरा पर्टिकुलर दिखाई दे रहा है, ये सेकेंड, ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये थर्ड यहाँ पर है एंड देन फोर्थ अगेन वी हैव। तो 1 2 3 एंड 4, तो ये सब मिलके बेसिकली क्या बनाते हैं, इनका सब यूनिट्स जब ज्वाइन होते हैं दे फॉर्म क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग, ठीक है, मोनोमर्स, ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स। बेसिकली हमें इसके अंदर पढ़ना क्या है, हम सारे बॉन्ड लिंकेजेस इसके अंदर कवर करेंगे। हमने सबके स्ट्रक्चर्स देख लिए हैं, हर एक पार्ट जो मैंने अपलोड किया है, प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, इन्हें आप डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, उससे आप जाके देखो। इट इज अवेलेबल इन माय ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड यू कैन सी इट। प्लेलिस्ट इज रेडी, ओके, पूरा प्लेलिस्ट रेडी हो चुका है। इसके आगे के पार्ट्स हम कर रहे हैं, तो वहां पर बॉन्ड लिंकेज आपको बेस्ट तरीके से समझाया गया है। आई नो मैंने आपको वो वीडियो में बोला था कि बॉन्ड लिंकेज में हम डिटेल में बात करेंगे और आज हम करेंगे इस बारे में बात, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको डिटेल में अच्छी से समझना है फ्रॉम द वेरी बेसिक कि भाई ये स्ट्रक्चर कहां से आया है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर कॉल्ड, याद करने का तरीका, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन द पर्टिकुलर वीडियो। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए पॉलीसेक्राइड्स है, प्रोटीन समझना है उसके लिए प्रोटीन स्ट्रक्चर बताया है लेक्चर। देन यू हैव न्यूक्लिक एसिड्स एज वेल, जहां पर आप सारे न्यूक्लियोटाइड बेसेस, एटीपी क्या है, एडीपी क्या है, जीडीपी क्या है, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन देयर। सो फर्स्टली इट इज सेइंग इन अ पॉलीपेप्टाइड और अ प्रोटीन अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। वी ऑल नो दिस। पेप्टाइड बॉन्ड होता है, किस तरीके से बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाता है NH2, ठीक है, और यहाँ पर कोई, ठीक है, कार्बन प्रेजेंट है एंड देन वी हैव अनदर R ग्रुप हियर एंड H ग्रुप हियर एंड वी हैव COOH ग्रुप। दिस इज योर बेसिक स्केलेटल स्ट्रक्चर। ये क्या है, दिस इज द बेसिक स्केलेटल स्ट्रक्चर फॉर एनी प्रोटीन, स्केलेटल स्ट्रक्चर है फॉर एनी अमाइनो एसिड। तो इसमें जब क्या करते हैं, सपोज करते हैं द सेम थिंग इज प्रेजेंट हियर एज वेल, ठीक है, सेम थिंग एज सेम हियर एज वेल। NH2 यहाँ पर आ गया, C बॉन्ड है, COOH प्रेजेंट है, हियर इज R ग्रुप एंड हियर इज H ग्रुप। वी ऑल नो R जो होगा डिफरेंट होगा, वेरिएबल होगा। अब इनके बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा, देखो ये जो COOH ग्रुप है ये मैंने हर लेक्चर में बताया है, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू। यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो COH ग्रुप है, यहाँ पर एक OH लगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड O है। दिस इज योर COH ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप। NH2 के लिए क्या है, सिंपली एक H यहाँ लगा है, एक H यहाँ लगा है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये OH है और यहाँ पर H है, ये तीनों चीज को अगर आप रिमूव कर दोगे, 2 H ग्रुप्स और एक O ग्रुप है, तो ये बन जाता है आपका वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या बन जाता है, वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही रिमूव होता है। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, वी कॉल दैट एज डिहाइड्रेशन। ऑफ कोर्स सही नाम दिया गया है, इसके अंदर से हाइड्रेटिंग मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं, H2O मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली ये जो पार्ट है OH ग्रुप ये निकल गया, यहाँ पर H ग्रुप निकल गया। अब देखो यहाँ पर इसका एक बॉन्ड बाकी रह गया, यहाँ पर इसका एक बॉन्ड बाकी रह गया, मतलब इनके पास में एक एक वैलेंसी अपनी फ्री पड़ी है, दे वांट टू मेक वन मोर बॉन्ड। तो क्या कर देते हैं, इनके बीच में बॉन्ड बना देते हैं। ना इसको अगर आप देखोगे तो मैंने इसको याद करने का ट्रिक बताया है, इसको आप ऐसे याद रख लो, CONH बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपके बाकी के मटेरियल प्रेजेंट है, यहाँ पे आपके बाकी के मटेरियल प्रेजेंट है, वॉट एवर यू नो, कार्बन है, फिर अमाइन ग्रुप है, R ग्रुप है, H ग्रुप है, वो सब यहाँ पर प्रेजेंट है। बट यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो किस तरीके का आपको दिखाई देना चाहिए, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप लोग जो है कंफ्यूज होके यहाँ का डबल बॉन्ड O का उड़ा दो और यहाँ से H उड़ा दो। नो, आई डोंट वांट दैट। आई वांट कि आपको बेसिक तरीके से समझ में आना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड रिमूव होता है, डबल बॉन्ड रिमूव नहीं होता है। अगर आप डबल बॉन्ड रिमूव कर दोगे तो यहाँ पर 2 स्पेसेस बच जाएगी, 2 वैलेंसी बच जाएगी, विच डज नॉट मेक सेंस। यहाँ पर से एक ही बॉन्ड बन रहा है, मतलब कोई एक ही बॉन्ड टूटना चाहिए था, ये O आपको नहीं उड़ाना है, दैट इज डबल बॉन्डेड O, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बताया है अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड व्हेन द कार्बोक्सिल COH ग्रुप
carboxyl COH group of one amino acid reacts with amine group of the next amino acid। यहाँ पर भी वही हुआ, एक COH कार्बोक्सिल ग्रुप किसके साथ रिएक्ट कर देता है, अमाइन ग्रुप ऑफ अनदर। तो ये अमाइन ग्रुप के साथ जब रिएक्ट करता है ऑफ द नेक्स्ट अमाइनो एसिड विद द एलिमिनेशन ऑफ द वाटर मोइटी, मतलब वाटर वाला पार्ट इसके अंदर से रिमूव हो जाता है। वाटर मोइटी रिमूव होने की वजह से इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, डिहाइड्रेशन। इन अ पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड की बात करें तो क्या होता है, इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड्स आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जैसे कि बात करते हैं अबाउट, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स की बात की गई है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज हमें पता है कि इसका पॉलीमर है ये बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो हमें बनाना है बीटा डी ग्लूकोज। इन सब के स्ट्रक्चर्स मैंने आपको पॉलीसेक्राइड्स में भी बताया है और उनके प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं बताती आ रही हूँ। आई डोंट वांट कि कोई भी बच्चा स्ट्रक्चर्स भूले या बॉन्ड्स भूले या लिंकेजेस भूले, बिकॉज दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट मेमोराइजेशन। आपको सब चीज याद रखनी है, प्रैक्टिस करती रहनी है। तो देखो अभी जैसे एक स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ, दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ, वी ऑल नो क्या है ये, ठीक है, यहाँ पर OH देन HOH देन वी हैव OH देन अगेन H, ओके, CH2, ठीक है, CH2OH एंड H अगेन एंड हियर वी हैव HOH। ये किसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। अगर यहाँ पर मैं बॉन्ड की बात करूं तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पर द, ठीक है, डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस और वो किसके साथ होता है, बीटा 1,4 लिंकेज होता है। तो ये 1 है, ठीक है, मैं नंबरिंग कर रही हूँ, ध्यान से देखो, दिस इज 1 2 3 4 5। तो अगर मैं सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बना दूं, ठीक है, तो यहाँ पे 1 का बॉन्ड आ जाएगा और अगर ये सेम स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर भी बना दूं तो यहाँ पे 4 का बॉन्ड आ जाएगा, जिनके बीच में वो बॉन्डिंग होगी। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो वो बॉन्डिंग कैसी होती है, बीटा 1,4 लिंकेज जिसे हम बोलते हैं, बीटा 1,4 लिंकेज, ठीक है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में वो लिंकेज बन रहा है। फर्स्ट कार्बन ऑफ फर्स्ट मोनोसेक्राइड एंड द फोर्थ कार्बन ऑफ द सेकेंड मोनोसेक्राइड मिलके डिहाइड्रेशन करते हैं, H2O मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं, ठीक है। द इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड्स आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये भी मैंने आपको बताया है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो और जो किसके बीच में, शुगर और न्यूक्लियोटाइड बेस के बीच में बॉन्ड बनता है। यहाँ पर एक बार फिर से आप नोट कर लो, ठीक है। बॉन्ड्स की बात कर रही हूं मैं। एक तो आपका हो जाता है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड किसके बीच में होता है, शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, शुगर एंड फॉस्फेट। और ये ज्यादातर कौन सा शुगर होगा, या तो फिर राइबोस शुगर होगा, राइबोस शुगर होगा, या तो फिर डीऑक्सी राइबोस शुगर होगा, यही तो होंगे, ठीक है, फॉस्फेट से जुड़ने वाले। दूसरा आपको समझना है ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज नथिंग बट द बॉन्ड बिटवीन 2 शुगर कंपोनेंट्स, ठीक है, 2 शुगर के बीच में। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज अगेन व्हाट इट इज, ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बनता है। नाइट्रोजनस बेस कौन से है, यू ऑल नो कौन से, एडेनाइन, ग्वानिन, ठीक है, देन यू हैव साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। और एक स्ट्रक्चर आपको समझना है, फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड किसके बीच में बनता है, बेसिकली फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड बनता है, शुगर ग्रुप आता है, फॉस्फेट ग्रुप आता है एंड देन अगेन यू हैव अ शुगर मोइटी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फॉस्फेट ग्रुप है वो 2 शुगर्स के साथ में जब मिलता है दैट फॉर्म्स दी फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड, क्योंकि वहां पर 2 ईस्टर ग्रुप्स देखे जाते हैं, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज डाई ईस्टर बॉन्ड। क्लियर है यहाँ तक के। नेक्स्ट आपको क्या समझना है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मैंने बता दिया। नेक्स्ट, दिस बॉन्ड इज ऑल्सो फॉर्म बाय डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन से अब तक हमने इस पूरे पैराग्राफ में 2 बॉन्ड देख ली। तो पेप्टाइड बॉन्ड, सेकेंड इज दी O glycosidic bond. This bond is formed between 2 carbon atoms of the adjacent monosaccharides in a nucleic acid. A phosphate moiety links the 3rd carbon of one sugar of one nucleotide to the 5th carbon of the sugar of the succeeding nucleotide. देखो सिंपल सी चीज है, मैंने आपको ऊपर स्ट्रक्चर्स में बताया है कि सपोज करते हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप ले लो फिर से। वेयर इज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड समझना है। देखो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली यहाँ पर क्या अटैच्ड है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, इसने अटैच किया है ऑन द विच कार्बन, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5th कार्बन। राइबोस शुगर है, 5 कार्बन का होता है, 5th कार्बन पे एक जगह जाके जुड़ गया। दूसरी जगह अगर उसको जुड़ना रहेगा तो वो 3rd कार्बन पे जुड़ेगा। मतलब कि यहां से जो O ग्रुप रहेगा वो जो कार्बन से जाके जुड़ेगा, ठीक है, जो कार्बन से जाके जुड़ेगा दैट विल बी योर 3rd कार्बन। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर यही स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है, दिस इज योर O ग्रुप इज प्रेजेंट ओवर हियर। तो 1 2 3 4 एंड हियर 1 स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, हियर 5 स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। तो ये 3rd के बीच में बन रहा है, यहाँ पर 3rd के बीच में स्ट्रक्चर बन रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखो वेयर हियर,
ठीक है, ये कौन सा है, 5th कार्बन है, तो हियर इज द थर्ड कार्बन ऑन दिस साइड एंड हियर इज द 5th कार्बन ऑन दिस साइड। ठीक है, तो ये होता है एक जगह 3rd से बॉन्ड कर रहा है और एक जगह 5th से बॉन्ड कर रहा है। ठीक है, सो व्हाट इट इज सेइंग, द एडजेसेंट मोनोसेक्राइड्स के साथ में तो मोनोसेक्राइड्स करते हैं। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो फॉस्फेट मोइटी जो होती है वो 3rd कार्बन 3' कार्बन के साथ में होती है ऑफ 1 शुगर ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड, मतलब वो एक पूरा अलग न्यूक्लियोटाइड होता है, और जो 5th कार्बन के साथ में वो जुड़ रही है दैट इज दी सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर इज कॉल्ड एज ईस्टर बॉन्ड, एंड सिंस इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप ऐड है तो वी विल नॉट जस्ट से इट एज ईस्टर बॉन्ड, वी कैन से दैट एज ईस्टर बॉन्ड, लेकिन बेटर क्या रहेगा, मोर ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा रहेगा, दैट इज योर फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, एज देयर इज वन सच ईस्टर बॉन्ड ऑन ईदर साइड, मतलब दोनों साइड हमें मिलेंगे, इट इज कॉल्ड एज फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। समझ में आया डाई ईस्टर बॉन्ड क्यों बोला है। नेक्स्ट थिंग इज न्यूक्लिक एसिड्स एग्जिबिट वाइड वेराइटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, तो इसमें जो है न्यूक्लिक एसिड्स में बहुत सारे ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एग्जिबिटेड बाय डीएनए इज फेमस वाटसन क्रिक मॉडल। वाटसन क्रिक मॉडल क्या बोलता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटसन क्रिक मॉडल। ये सिर्फ एक चीज ये बोलता है कि जो डीएनए होता है वो एग्जिस्ट करता है एज डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स मतलब कि ये एक हेलिक्स हो गया, दिस इज 1 हेलिक्स, और ये हो गया 2nd हेलिक्स, दिस इज योर 2nd हेलिक्स। ठीक है, एक जाता है 5' to 3', दूसरा भी जा रहा है 5' to 3', तो मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनका जो पाथवे होता है, ये हमेशा 5' से 3' की तरफ जाने वाला होता है, और ये दोनों ही एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल मतलब कि अगर 5' to 3' एक बार जा रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में आप देख रहे हो 5' to 3' जा रहा है, तो दूसरा भी जो होगा वो 5' to 3' नहीं जाएगा, इट विल गो फ्रॉम हियर 3' इज प्रेजेंट एंड हियर विल बी द 5', तो ये एक 5' से 3' नीचे से ऊपर जा रहा है और एक 5' to 3' ऊपर से नीचे आ रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज एंटी पैरेलल। तो वाटसन क्रिक मॉडल आपको आगे भी है 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में है, वहां पर वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एग्जिबिटेड बाय डीएनए, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में आता है। दिस मॉडल सेज दैट डीएनए एग्जिस्ट एज अ डबल हेलिक्स। एज आई सेड हेलिक्स इज नथिंग बट स्टेयरकेस, आप जो ठीक है आप इमेजिन कर सकते हो स्टेयरकेस कैसी होती है बड़े बड़े घरों में, ठीक है, थोड़ी रोलिंग ऐसे मूव करती हुई ऊपर जाती है, तो दैट इज द स्ट्रक्चर। द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर एंटी पैरेलल। इनको हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्यों बोला है, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, सो दे आर व्हाट, दे आर एंटी पैरेलल, दैट इज रन इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, नाउ बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय द शुगर फॉस्फेट शुगर चेन, तो मतलब कि ये आपका बना रहा है बैकबोन। इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से देखो, यहाँ पर शुगर ग्रुप प्रेजेंट है, दिस इज योर फॉस्फेट ग्रुप, हियर इज योर फॉस्फेट ग्रुप, अगेन इज योर शुगर ग्रुप, यहाँ पे भी शुगर ग्रुप है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, तो इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा और कुछ नहीं होगा। बाहर की तरफ बैकबोन प्रेजेंट रहती है, अंदर की तरफ जो है मटेरियल प्रेजेंट रहता है, एंड द मटेरियल इज नथिंग बट द नाइट्रोजिनस बेसिस। व्हाट आर दीज बेसिस, योर ए जी, ठीक है, टी यूरासिल हो गया, और साइटोसिन एंड यूरासिल, ये सब हो जाते हैं आपके नाइट्रोजनस बेसिस। यूरासिल जो है वो इन प्लेस ऑफ, ठीक है, थाइमिन प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ राइबोस शुगर। अगर राइबोस शुगर है तो वहां पे थाइमिन नहीं मिलेगा, मतलब कि आरएनएस जो होते हैं, जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं, उनके पास में थाइमिन नहीं मिलता है, दे विल ओनली कंटेन व्हाट, यूरासिल इन प्लेस ऑफ थाइमिन, थाइमिन उनमें मिलता नहीं है। दूसरा, ये जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं, दैट इज योर डीएनए विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दैट इज अ जेनेटिक मटेरियल दैट कंसिस्ट ऑफ थाइमिन, उनके अंदर यूरासिल नहीं मिलेगा। तो ये आपको 2 डिफरेंस समझ में आने चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, बैकबोन जो है शुगर फॉस्फेट शुगर चेन से बना है, मतलब वहां पे कौन से बॉन्ड्स मिलेंगे, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड मिलेंगे। द नाइट्रोजनस बेसिस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू दिस बोन बट दे फेस इनसाइड, मतलब कि अगर इस तरीके से बैकबोन बनी हुई, अगर हम एक ठीक है एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर इसका रेडी करते हैं, विच इज नॉट सिमिलर टू वाटसन क्रिक मॉडल। ठीक है, वाटसन क्रिक मॉडल ने क्या बोला था कि वो रोल ऐसे घूमने वाला हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, वेयरएज हम अज्यूम कर रहे हैं कि 2D में अगर हम देखें तो ऐसा वो ठीक है स्ट्रेट स्ट्रक्चर है। तो ये वाला पार्ट और ये जो पार्ट है, दिस इंडिकेट्स, ओके, ये दिखाएगा तुम्हारा क्या, दैट इज द बैकबोन एंड इट इज फॉर्म्ड बाय फॉस्फेट एंड शुगर लिंकेजेस। दूसरी चीज, इसके अंदर से जो चीज इनवर्ट प्रोट्रूड करेगी, दैट इज नथिंग बट योर नाइट्रोजिनस बेसिस विच इज योर एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। तो अंदर की तरफ परपेंडिकुलरली समवॉट वो प्रोजेक्ट करती है एंड दे फेस इनसाइड। क्लियर है।
A and G of one strand compulsorily base pairs with T and C. As we all know, A and G को हम क्या नाम देते हैं? प्यूरीन्स. ओके, और जो TC होते हैं इनको हम कह देते हैं पिरिमिडीन्स. तो जो प्यूरीन्स होते हैं वो आपस में तो बॉन्ड नहीं करेंगे, उनके पास में दूसरे उनके, ठीक है, वी कैन से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. तो अगर आप देखो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल, ठीक है, साइटोसिन एंड थाइमिन. तो जो एडेनिन ग्वानिन ऑफ वन स्ट्रैंड होता है पेयर्स विद, तो मतलब क्या निकल के आता है यहाँ से, जैसे कि सपोज करते हैं यहाँ की तरफ से अंदर से प्रोट्रूड होते हुए निकला है एडेनिन, तो इसके अपोजिट में क्या प्रेजेंट होगा ये आपको गैस करना है. दैट विल बी योर थाइमीन. क्या होगा? थाइमीन होगा. ठीक है, और यहाँ पर मैं दो स्ट्रक्चर इसके बना रही हूँ बिकॉज एडेनिन दो हेटेरोसाइक्लिक रिंग से बनता है, और जो थाइमीन होता है सिंस इट इज अ पिरिमिडीन, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. ठीक है, वो कैसा होगा, प्यूरिन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है, पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है. इसे प्लीज जाके देखो, वहां पे अच्छे से समझेगा कि जो प्यूरिन्स है दैट इंक्लूड्स योर एडेनिन एंड ग्वानिन. जो पिरिमिडीन्स है इसके अंदर बाकी के तीनों आ जाते हैं, दैट इज यूरासिल, साइटोसिन एंड थाइमिन. तो ये स्ट्रक्चर किसका हो जाता है? दिस इज द स्केलेटल स्ट्रक्चर. ये दोनों स्केलेटल स्ट्रक्चर है. जब इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स हम ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 2,4 डाईऑक्सो पिरिमिडिन कर दिया, मतलब 2 और 4. दिस इज योर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है, वी कैन से 6 एलिमेंट का ये रिंग बना हुआ होता है. तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नाइट्रोजन से काउंटिंग. दिस इज योर सेकेंड कार्बन, दिस इज योर फोर्थ कार्बन. दोनों की जगह बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा होगा ऑक्सीजन के साथ. तो वो बॉन्ड जब बन जाता है, नाउ इट इज कॉल्ड एज यूरासिल. और यूरासिल के अंदर हम दो सब्स्टिट्यूशंस अगर कर देंगे, दो मॉडिफिकेशंस कर देंगे, तो दैट विल लीड टू अदर 2 पिरिमिडिन्स. समझ में आया यहाँ तक के? ठीक है, क्लियर है. तो यहाँ पर मैंने वही बताया है कि अगर आपको ऐसा सीक्वेंस आ जाए, ठीक है, अभी इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो एंड टेल मी क्या होगा. ATG AATT. अब इसका बताओ आंसर क्या होगा, इसको सॉल्व करते देखो. ठीक है, एडेनिन है, थाइमिन के साथ प्रेजेंट होगा. थाइमिन है, एडेनिन के साथ होगा. ग्वानिन है, साइटोसिन होगा. एडेनिन है, ठीक है, थाइमिन के साथ होगा. एडेनिन है, थाइमिन के साथ होगा. थाइमिन है, एडेनिन के साथ होगा. थाइमिन है, एडेनिन के साथ होगा. इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एंडलेस क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो है ना आपको नीट एग्जाम में आ जाते हैं. सो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो एडेनिन होता है वो थाइमिन के साथ में बॉन्ड करता है, और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ करता है. अगर एडेनिन के साथ में थाइमिन प्रेजेंट नहीं है, देन दैट इज योर राइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज योर RNA. और RNA के अंदर थाइमिन नहीं होता है, इसीलिए उनके पास में कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या होता है फॉर एडेनिन? दे हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री बेस कॉल्ड एज यूरासिल. इतना अगर आपको समझ में आ जाएगा तो 4 मार्क्स आपके ही हो जाते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो, राइट. सो A and G of one strand base pairs with T and C respectively on the other strand. So now there are 2 hydrogen bonds between A and T and 3 hydrogen between G and C. We all know this. एडेनिन जो है थाइमिन के साथ में 2 बॉन्ड बनाता है, और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है. विच बॉन्ड्स आर दीज? हाइड्रोजन बॉन्ड्स. नाउ ईच स्ट्रैंड अपीयर्स लाइक अ हेलिकल स्टेयरकेस, मतलब एक स्ट्रैंड जो है वो खुद हेलिकल स्टेयरकेस है, और उसी की तरह दूसरा स्ट्रैंड जो होता है दैट इज ऑल्सो हेलिकल स्टेयरकेस. इतना पार्ट अगर आप देखो तो ये कैसे जा रहा है, ये पार्ट अगर आप देखो तो ये यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर एंड हुआ, मतलब एक सर्कल इसका कंप्लीट हुआ है. आप इमेजिन करो इस तरीके से स्ट्रक्चर एंटर कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है ट्रैवल कर रहा है. यहां से उसने स्टार्ट किया, सपोज करते हैं यहां से उसने स्टार्ट किया, इतना उसने ट्रैवल कर लिया है. अब ये थोड़ा असेंड करेगा और ऊपर तक जाएगा, ठीक है, लाइक दिस, और ये यहां पर आके रुकेगा बिकॉज ये यहां से स्टार्ट हुआ था. तो यहां पे इसने एक टर्न कंप्लीट किया है. क्या कहेंगे हम उसे? एक टर्न यहां पर कंप्लीट हुआ है. सो इफ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर कि यहां से वो स्टार्ट हो रहा है एंड यहां तक कि वो जा रहा है, ठीक है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है दिस इज कॉल्ड एज 1 टर्न. जो 1 टर्न होता है वो 36 डिग्री का होता है. और जो 1 टर्न होता है ना, जो 1 टर्न होता है ना, इसके अंदर 10 बेस पेयर्स आपको मिलते हैं. क्या मिलते हैं? 10 बेस पेयर्स मिलते हैं. मतलब कि आपको 10 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यहाँ पर मिलेंगे. एक बेस पेयर मतलब कि यहाँ पर एडेनिन प्रेजेंट है, इसके साथ में डबल बॉन्ड बनाया हुआ थाइमिन प्रेजेंट है. दूसरी जगह पे ग्वानिन प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ साइटोसिन प्रेजेंट है. तो ऐसे कितने बेस पेयर्स मिलेंगे? 10 बेस पेयर्स आपको मिलेंगे इन 1 टर्न. समझ में आया? अब यहां पर बोला है पिच के बारे में बात की गई है. देखो यहां पर देखो, सिंपल सा मैं आपको समझा रही हूं. अभी पिच क्या होता है पहले आप लोग ये समझो. पिच इज नथिंग बट द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 टर्न. कितना बताया है ये?
3.4 एम्स्ट्रॉन्ग बताया है, ठीक है, 3.4 एम्स्ट्रॉन्ग बताया है। अब यहाँ पर जो है जो पिच है बेसिकली दैट इज 34 एम्स्ट्रॉन्ग, दैट इज 3.4 नैनोमीटर, मतलब 3.4 नैनोमीटर बोला है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज 34 एम्स्ट्रॉन्ग। 34 एम्स्ट्रॉन्ग इसे क्यों बोलेंगे, बिकॉज 1 नैनोमीटर इज 10 एम्स्ट्रॉन्ग। और जो एम्स्ट्रॉन्ग्स होता है दीज ये जो यूनिट होता है ये छोटा होता है, ठीक है, दैट इज मतलब 10 एम्स्ट्रॉन्ग्स मिलेंगे तब जाके एक नैनोमीटर बनेगा, मतलब नैनोमीटर बड़ा यूनिट हुआ। तो जो डिस्टेंस कवर करता है एक डीएनए जो होता है एक टर्न में जो डिस्टेंस कवर करता है उसे हम पिच कहते हैं। मतलब कि यहां से जो एक टर्न बना है इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्टेंस होगा 34 एम्स्ट्रॉन्ग विच इज ऑल्सो इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर, ठीक है, ये इसका डिस्टेंस हुआ। इसे ही हम क्या कह देते हैं, पिच कह देते हैं। लेकिन इसका जो डिग्री का टर्न हुआ है, कितना डिग्री इसने टर्न किया है, दैट इज 36 डिग्री, इतना आपको पता होना चाहिए। दूसरा डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो दैट विल बी 34 एम्स्ट्रॉन्ग पूरा लेंथ है और 10 बेस पेयर्स होते हैं। मतलब समझ में आया आपको, यहाँ पर एक सीक्वेंस अगर मैं बना दूं, यहाँ पर 10 बेस पेयर्स का मैं सीक्वेंस बना दूं, सपोज करो 10 बेस पेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो अगर मैं बता दूं कि यहां से यहां तक के ना 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट है और इसकी पूरी लेंथ कितनी है, 100 है। मैंने इसको बता दिया 100 सपोज करते हैं सेंटीमीटर है और इसके बीच में 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट है। अगर मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि एक बेस पेयर से सेकंड बेस पेयर के बीच में का डिस्टेंस क्या है, मुझे आप ये ढूंढ के बताओ, तो आप क्या करोगे, 100 पूरा लेंथ है भाई, ये टोटल लेंथ है और इसको जो है इक्वली डिवाइड कर दिया है कि इतने इतने डिस्टेंस के बाद में हर एक बेस पेयर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर दोगे आप, 100 इज द टोटल लेंथ, आपको पता है, ठीक है, तो उसको आप डिवाइड कर दोगे 10 से, बिकॉज कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट है, 10, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई 10 सेंटीमीटर एक डिस्टेंस है बिटवीन टू बेस पेयर्स। मतलब कि इसके और इसके बीच में जो है ना 10 सेंटीमीटर का गैप मुझे मिलेगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट 100 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ 10 बेस पेयर्स। तो यही यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर 10 बेस पेयर प्रेजेंट है इन वन टर्न एंड वन टर्न का जो लेंथ है वो कितना बताया हुआ है, वन टर्न का लेंथ बताया है 34 एम्स्ट्रॉन्ग, दैट इज 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर। इसको अगर आप डिवाइड कर दो बाय 10 यू विल गेट 3.4 एम्स्ट्रॉन्ग्स और विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0.34 नैनोमीटर। मतलब समझ आया है आपको, दो बेस पेयर्स के बीच में का ये जो है ना, दो बेस पेयर्स है, ये एक बेस पेयर हो गया, ये पूरा एक बेस पेयर हो गया, ये सेकंड बेस पेयर हो गया, इनके बीच में जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इस डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, ये कितना होगा 0.34 नैनोमीटर देखा जाता है। कितना देखा जाता है, 0.34 नैनोमीटर। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है। एट ईच स्टेप ऑफ एसेंट द स्टैंड टर्न्स 36 डिग्री, क्लियर है। वन फुल टर्न ऑफ द हेलिकल वुड इन्वॉल्व 10 स्टेप्स और 10 बेस पेयर्स। अटेम्प्ट ड्राइंग अ लाइन डायग्राम, वही लाइन डायग्राम वहां पर दिया हुआ। द पिच वुड बी 34 एम्स्ट्रॉन्ग, पिच मतलब टोटल लेंथ इन वन टर्न में जितना लेंथ कवर हो रहा है दैट इज 34 एम्स्ट्रॉन्ग। द राइज पर बेस पेयर, मतलब समझ में आया, राइज मतलब कितना ऊंचा हुआ है वो या फिर कितनी लेंथ उसने कवर की है, दैट इज 3.4 एम्स्ट्रॉन्ग। दिस फॉर्म ऑफ डीएनए विद द अबव मेंशन्ड एलियास इज द बी टाइप डीएनए, आपको याद होना चाहिए, बी डीएनए से कहा जाता है। इन हायर क्लासेस यू विल बी टोल्ड दैट देयर आर मोर देन अ डजन फॉर्म्स ऑफ डीएनए, मतलब एक जेड डीएनए होता है और दूसरा अल्फाबेट्स के डीएनए होता है आफ्टर इंग्लिश अल्फाबेट्स विद यूनिक स्ट्रक्चरल फीचर्स। अब आपको यहाँ से एक चीज मैं बता देती हूँ, यहाँ पे आपको याद रखना है कि ग्रीक लेटर्स नहीं है, यहाँ पर बीटा टाइप डीएनए नहीं है, बीटा टाइप डीएनए नहीं है, दीज आर ग्रीक लेटर्स। सिंपल इंग्लिश टाइप का डीएनए होते हैं, बी होता है, जेड होता है एंड लाइक दीज, ठीक है। इतना आपको क्लियर है, तो आपको ये कुछ पॉइंट्स है जो याद रखने इसके अंदर से। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट।